नमस्कार प्यारे साथियों। लक्ष्मण धारा के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज अपन जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो राजस्थान के सामान्य परिचय के अंतर्गत स्थिति एवं विस्तार के बारे में बात करेंगे। ये स्थिति और विस्तार का टॉपिक अपने 2 या 3 या फिर 4 पार्ट में कंप्लीट होगा, क्योंकि अपने 30-30 मिनट के लगभग 4 या 5 पार्ट भी हो सकते हैं। उसके अंदर संपूर्ण जानकारी के साथ में अपन इसको देखेंगे। और दूसरी बात यह है कि अपने यहाँ पे जिस तरीके का कंटेंट मटेरियल बनाया गया है ये एकदम तथ्यात्मक है। किसी भी प्रकार का कोई गलत कंटेंट नहीं है। कोई मानव त्रुटि हो सकती है डेट में, तो वो अपन अपने स्तर पर सुधार करते रहेंगे। अगर मुझे लगा तो मैं सुधार करूंगा। अगर आपको लगता है कि ये मानवीय त्रुटि हो गई है तो आप मुझे बताएं, इसमें सुधार करेंगे। बाकी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा। बाकी इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि गलत होगा ये वगैरह, कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारी पुस्तकें, एनसीईआरटी और राजस्थान अध्ययन, सारी अध्ययन सामग्री को इसमें शामिल किया गया है। तो बेफिक्र होकर आप इसको पढ़िए। तो फिर से आपका दोबारा से स्वागत है लक्ष्मण धारा के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। मैं लक्ष्मण चौधरी। अब अपन शुरू करते हैं राजस्थान के सामान्य परिचय को। स्थिति विस्तार इस परिचय के बाद में पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ लेते हैं राजस्थान के सामान्य परिचय में। देखो, राजस्थान का सामान्य और परिचय में हम बहुत सी पुस्तकों में रटते आए हैं कि राजस्थान की पक्षी कौन सा है ना पशु कौन सा है। वो राजस्थान का सामान्य परिचय जीके के हिसाब से अलग है। ज्योग्राफी के साथ में हम अगर इसको पढ़ना चाहेंगे तो ज्योग्राफी के अंदर अपन सबसे पहले जो चीज़ देखेंगे वो है राजस्थान के नामकरण, यानी राजस्थान के नाम कब कब कौन से रखे गए थे, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में नए नए लगे हैं तो इससे रिलेटेड 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि राजस्थान के कौन कौन से नाम थे, प्राचीन में कौन से नाम थे, मध्यकाल में कौन से नाम थे, ऐतिहासिक नाम क्या था, इस तरीके से। तो मैंने इस पूरे कंटेंट को पार्ट में डिवाइस किया है कि राजस्थान का ऋग्वेद काल था, उसमें क्या नाम थे, रामायण काल में क्या नाम थे, महाभारत काल में, फिर ऐतिहासिक, फिर ब्रिटिश काल में क्या नाम थे, फिर स्वतंत्रता के समय राजस्थान की स्थिति क्या थी, फिर स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान की स्थिति क्या थी। इस तरीके के टॉपिक टू टॉपिक पढ़ेंगे तो अपने को चीज़ें अच्छे से याद रहेगी। तो मैं शुरू करता हूँ। राजस्थान का जो ऋग्वेद था, ऋग्वेदिक काल था, उस समय राजस्थान का क्या नाम था? उस समय नाम था राजस्थान का ब्रह्मवर्त। और उसके बाद में आया था रामायण काल। रामायण काल में राजस्थान का जो नाम था वो था मरुकांतर। और रामायण काल के अंदर जो रामायण थी वो लिखी थी वाल्मीकि जी ने। तो यहाँ 2 तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वाल्मीकि के अनुसार राजस्थान का नाम क्या था, तो मरुकांतर। रामायण काल के अनुसार राजस्थान का नाम क्या था, मरुकांतर, क्योंकि वाल्मीकि जी ने ही रामायण लिखी थी। और ऋग्वेदिक काल में नाम था ब्रह्मवर्त। अब ब्रह्मवर्त और मरुकांतर दोनों में अपने को कन्फ्यूजन होता है किस तरीके से कि कौन से के अनुसार ब्रह्मवर्त था और कौन से के अनुसार मरुकांतर था। तो ब्रह्मवर्त को याद रखने के लिए आप याद रखें ऋग्वेद को। और ऋग्वेद जो था वो देवताओं के लिए था। ऋग्वेद में क्या है? मंत्र है, मंत्र उच्चारण है। और वो मंत्र उच्चारण किसके लिए है? देवताओं के लिए है। और देवताओं में सबसे बेस्ट देवता यानी सबसे शक्तिशाली जो देवता है वो कौन है? ब्रह्मदेव है। तो इसलिए उसको याद रखें, ब्रह्म से कन्वर्ट करके। ऋग्वेद में ब्रह्मवृत शब्द राजस्थान के लिए प्रयुक्त हुआ था और रामायण काल में मरुकांत्र शब्द राजस्थान के लिए प्रयुक्त हुआ था। या फिर वाल्मीकि के अनुसार राजस्थान के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया था, तो मरुकांत्र। अब आगे बात करें महाभारत कालीन स्थिति के अंदर। महाभारत के अंदर भी राजस्थान के जो अलग अलग क्षेत्र थे उनको मैंने कुछ यहाँ पे दिया है, जैसे वल्लभ या बल्ल तथा मांड क्षेत्र। मांड क्षेत्र जैसलमेर का था, वर्तमान में मांड गायकी जैसलमेर की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और जांगल प्रदेश जो है वो बीकानेर को कहा गया था, ठीक है। अयोध्या प्रदेश गंगानगर और हनुमानगढ़ जो राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। सुवर्ण नगरी जालोर को कहा जाता था, ठीक है। और स्वर्ण नगरी कैसे कहा जाता आप मुझे कमेंट में बताएं। श्रीमाल भीनमाल को कहा जाता था। अहिछत्रपुर नागौर को कहा जाता था। सिवी जनपद उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़ का इलाका जो था वो सिवी जनपद के अंतर्गत आता था। विराटनगर बैराठ जयपुर का था जो मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। और सूरसेन करौली तथा धौलपुर और भरतपुर का
क्षेत्र हुआ करता था। तो देखो, ऋग्वेद में ब्रह्मव्रत हो गया, रामायण काल में मरुकांत्र या फिर वाल्मीकि के अनुसार मरुकांत्र है, और महाभारत में वल्ल अर्थात मांड क्षेत्र तो जो था वो जैसलमेर का था, जंगल प्रदेश बीकानेर का था, यौध्या प्रदेश गंगानगर और हनुमानगढ़, सुवर्ण नगरी जालोर, श्रीमाल भीनमाल का क्षेत्र है, अई छत्रपुर नागौर के आसपास का क्षेत्र, सीवी जनपद उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र, विराटनगर जो बैराट है वो जयपुर है वर्तमान में, और ये बैराट जो था वो मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था। ठीक है, और सूरसेन जो था वो करौली और धौलपुर के आसपास का क्षेत्र हुआ करता। तो हमने ऋग्वेदिक काल देख लिया, रामायण काल देख लिया, महाभारत काल देख लिया। अब अपन बात करेंगे ऐतिहासिक काल की, यानी ऐतिहासिक काल के अंदर राजस्थान की क्या स्थिति थी। ऐतिहासिक काल के अंदर राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, देखो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था वो हुआ था घोसुंडी शिलालेख के अंतर्गत। कौन से शिलालेख? घोसुंडी शिलालेख, या फिर इसको नाम दिया जाता है घोसुंडा शिलालेख। इसके अंदर राजस्थानीय शब्द का उल्लेख मिलता है, और ये जो शिलालेख है ये 532 ईसा पूर्व पुराना है। देखो, ऐतिहासिक काल के अंदर राजस्थानीय शब्द का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है राजस्थान शब्द का, उस ओरिजिनल जो शब्द है वो है राजस्थानीय। कौन सा शिलालेख? घोसुंडी शिलालेख। और ये घोसुंडी शिलालेख कब का है? तो 532 ईसा पूर्व का है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ। ठीक है, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त एक ये खंडित शिलालेख है, और वर्तमान में ये उदयपुर संग्रहालय में रखा गया है। और इसकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी, ब्राह्मी लिपि थी, वैष्णव धर्म और भागवत धर्म का प्रचार का उल्लेख मिलता है इसके अंदर। इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी श्यामल दास ने। और पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? तो D.R. भंडारकर को। ये चीज़ें अपने ऐतिहासिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट। कौन से शिलालेख की बात कर रहे हैं? घोसुंडी शिलालेख की बात कर रहे हैं। कौन से शब्द का उल्लेख? राजस्थानीय शब्द का उल्लेख। कब का है? 532 ईसा पूर्व का। चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ एक खंडित शिलालेख है, वर्तमान उदयपुर संग्रहालय में रखा गया है, संस्कृत भाषा है, ब्राह्मी लिपि है, वैष्णव धर्म और भागवत धर्म का प्रचार करता है, खोज श्यामल दास जी ने की थी, पढ़ने का श्रेय D.R. भंडारकर को जाता है। यहाँ तक मामला खत्म। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको आप याद रख लें। उसके बाद में दूसरा शिलालेख एक और आता है जो है बसंतगढ़ का शिलालेख। ऐतिहासिक काल की बात कर रहे हैं। एक मिलता है बसंतगढ़ का शिलालेख जिसके अंदर मिलता है राजस्थानीय द्वितीय शब्द, और ये 682 ईसा पूर्व का है। तो ऐतिहासिक दृष्टि के अंदर दो शिलालेख महत्वपूर्ण है। घोसुंडी शिलालेख जिसके अंदर राजस्थानीय शब्द का प्रयोग मिलता है, और घोसुंडी शिलालेख के अंदर ये शब्द राजस्थानीय मिलता है, लेकिन बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर यही शब्द है लेकिन इसके पीछे द्वितीय शब्द लिखा हुआ है, और ये 682 ईसा पूर्व का है, और ये सिरोही के खीमल माता मंदिर से प्राप्त होता है। कौन से मंदिर से? सिरोही के खीमल माता मंदिर से प्राप्त होता है, और इसके अंदर मेवाड़ के शासक शिलादित्य की जानकारी मिलती है, लेकिन घोसुंडी शिलालेख के अंतर्गत वैष्णव धर्म या भागवत धर्म के प्रचार की जानकारी मिलती है। तो उम्मीद है आपको ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान शब्द का प्रयोग समझ में आया होगा। तो हम ऐतिहासिक दृष्टि की बात कर चुके, ऋग्वैदिक काल की बात कर चुके, रामायण काल की बात कर चुके, और महाभारत काल की बात कर चुके। अब बात करेंगे मध्यकाल की। मध्यकाल की स्थिति के अंदर देखेंगे तो चित्तौड़गढ़ को खिजराबाद कहा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जालोर को जलालाबाद कहा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, सिवाना को खैराबाद कहा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, मोहम्मदनगर उदयपुर को कहा गया था अकबर के अनुसार, इस्लामाबाद तिमनगढ़ को करौली को कहा गया था मोहम्मद गोरी ने, और मेमिनाबाद जयपुर को कहा गया बहादुर शाह फर्स्ट के द्वारा। तो ये चीज़ें रही थी मध्यकाल के अंदर। ये अगर आप कहीं लिखित एग्जाम भी दे रहे हैं तो उसके अंदर राजस्थान के नामकरण का प्रश्न पूछा जाए और वहाँ पे आपको लिखित में एक निबंधात्मक प्रश्न देखना हो तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि रामायण काल के ये था, ऋग्वेदिक काल था, फिर मध्यकाल था, फिर मध्यकाल के जनपद काल था, या फिर आप बात करें महाभारत काल की तो महाभारत काल, फिर ऐतिहासिक काल, फिर मध्यकाल। मध्यकाल में अगर आप देखेंगे तो चित्तौड़गढ़ को खिजराबाद, जालोर को जलालाबाद, सिवाना को खैराबाद, मोहम्मदनगर को उदयपुर जो था उसको अकबर ने कहा था मोहम्मदनगर, इस्लामाबाद तिमनगढ़ करौली मोहम्मद गोरी ने कहा था, मेमिनाबाद जयपुर जो बहादुर शाह प्रथम के द्वारा इसका ये नाम रखा गया था। मध्यकाल के बाद में मैं बात करूँगा ब्रिटिश काल की, यानी ब्रिटिश काल के अंदर राजस्थान की क्या स्थिति थी।
तो अपन बात कर रहे हैं ब्रिटिश काल की, और ब्रिटिश काल के अंदर शब्द मिलता है राजपूताना, और एक अन्य शब्द मिलते हैं अपने को राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा। ये शब्द आपके दिमाग के आगे से कई बार गुजरे होंगे। देखो, अगर पूछा जाए कि निम्न में से ब्रिटिश काल में राजपूताना, राजस्थान, रायतान, रजवाड़ा में से सर्वप्रथम शब्द कौन सा प्रयोग हुआ, तो राजपूताना सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया था। क्यों किया गया था, तो देखो, एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस, जिसने 1800 ईस्वी में ये राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, और इसकी जो मृत्यु है वो हुई थी बीकानेर के अंदर, क्योंकि बीकानेर इसका कार्य क्षेत्र था। इस बात की जानकारी हमारे को एक व्यक्ति देता है जिसका नाम है विलियम फ्रैंकलिन, और विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी, ए मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस 1805। अब ये विलियम फ्रैंकलिन है, इसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी ए मिलिट्री मेमोरियल ऑफ जॉर्ज थॉमस, जो प्रकाशित हुई थी 1805 के अंदर। लेकिन इसने ये कहा कि ये मैं पुस्तक लिख रहा हूँ, इसके अंदर एक व्यक्ति था जॉर्ज थॉमस, उसने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग कब कर दिया था, 1800 ईस्वी में कह दिया था कि ये राजपूताना है। और पुस्तक देखो, इसमें कन्फ्यूजन वाली स्थिति ये रहेगी कि जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग तो कब किया, या प्रयोग कब किया राजस्थान के लिए, तो ये किया था 1800 ईस्वी में। लेकिन ये पुस्तक है, ये कब लॉन्च हुई, तो ये हुई थी 1805 के अंदर। और पुस्तक का लेखक मिस्टर जॉर्ज थॉमस नहीं है, पुस्तक का लेखक विलियम फ्रैंकलिन है, और विलियम फ्रैंकलिन ही ये बताता है कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग वो है 1800 ईस्वी में किया था। उसके बाद में है राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा नामक पुस्तक, रजवाड़ा नामक शब्द। इसकी जानकारी मिलती कैसे है, किस तरीके से, देखो, राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा ये तीनों शब्द कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के लिए प्रयुक्त किए थे, और कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाला बाबा कहा जाता था, और ये एक पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। ठीक है, राजस्थान में घोड़े पे घूमे, इसलिए इनको घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखें, यूँ नहीं आप यहाँ पे रामदेव जी लगा दो कि घोड़े वाला बाबा बाबा रामदेव जी है, नहीं, रामदेव जी नहीं है, ये कर्नल जेम्स टॉड घोड़े वाला बाबा है, क्योंकि यहाँ ये हमेशा घोड़े के ऊपर बैठ के घुमा करता था पूरे राजस्थान में। तो कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान को राजस्थान कहा, रायथान कहा, या फिर रजवाड़ा कहा, और जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना कहा। और कर्नल जेम्स टॉड ने पुस्तक लिखी फेमस, एनाल्स एंटिक्विटीज, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एक तो ये पुस्तक है। इसी का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, जो 1829 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ गलती से मानवीय त्रुटि से 1929 लिख दिया गया, तो यहाँ आप सुधार कर लें 1829। ठीक है, 1829 के अंदर ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, और इस पुस्तक का जो श्रेय है यति ज्ञानचंद्र जी को दिया जाता है। यानी यह पुस्तक यति ज्ञानचंद्र को समर्पित है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसके अंदर जो भी सारी जानकारी लिखी थी, वो जैसे जैसे यति ज्ञानचंद्र ने उनको बताई, उन्होंने लिख दी। और इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद हुआ था 1835 के अंदर। किसने किया, इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया था 1835 में गौरी शंकर ओझा ने, जिन्हें राजस्थान का विश्लेषक कहा जाता है। कहानी खत्म। अपन बात कर रहे थे किसकी, ब्रिटिश काल की। ब्रिटिश काल के अंदर दो शब्द याद रखने हैं, राजपूताना और राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा। राजपूताना का जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में प्रयुक्त किया था। जानकारी विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस 1805 इस पुस्तक में मिलता है। और कर्नल जेम्स टॉड ने जो अपने राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा शब्द का प्रयुक्त किया था, इसकी जानकारी मिलती है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, या फिर द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट इन इंडिया, 1829 में प्रकाशित हुई। यह पुस्तक यति ज्ञानचंद्र को समर्पित है, और इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया था 1835 में गौरी शंकर ओझा ने, और इन्हें राजस्थान का विश्लेषक कहा जाता है। यहाँ तक मामला सेट है। फिर आगे अपन बात करें स्वतंत्रता के समय की बात, तो स्वतंत्रता के समय राजस्थान में क्या स्थिति थी। देखो, स्वतंत्रता के समय राज्य की अलग अलग श्रेणियां हुआ करती थी। जब अंग्रेज यहाँ पे थे तो अंग्रेजों ने राज्य की श्रेणियां बना रखी थी, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। ए श्रेणी के अंदर ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, बी श्रेणी में रियासतें थी, सी श्रेणी में केंद्र शासित प्रदेश थे, और डी श्रेणी में अर्जित प्रदेश हुआ करते थे, जिन्होंने अंग्रेजों ने जीत लिए थे। ठीक है, तो सी श्रेणी के अंदर राजस्थान की स्थिति भी थी, और बी श्रेणी के अंदर राजस्थान की स्थिति थी। सी श्रेणी के अंदर केंद्र शासित प्रदेश आते थे, तो केंद्र शासित प्रदेश उस समय 4 थे, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा,
कुर्ग और बलूचिस्तान। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में श्रेणियाँ थी स्वतंत्रता के समय, ए श्रेणी भी थी, बी श्रेणी भी थी, सी श्रेणी भी थी या फिर डी श्रेणी भी थी। तो अपने यहाँ पे राइट होगा बी श्रेणी भी थी और सी श्रेणी भी थी। क्यों? क्योंकि राजस्थान में रियासतें भी थी और केंद्र शासित प्रदेश भी थी। वो प्रकृति डिपेंड करती है प्रश्न के ऊपर कि क्या पूछना चाह रहा है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की दृष्टि से पूछा जाए तो सी श्रेणी राइट होगा, रियासतों की दृष्टि से पूछा जाए तो बी श्रेणी राइट होगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा राजस्थान के नामकरण के बारे में। अपन ऋग्वेदिक काल बात कर चुके, रामायण काल, महाभारत काल, ऐतिहासिक काल, मध्यकाल, ब्रिटिश काल, स्वतंत्रता के समय की स्थिति, इन सभी बातों की जानकारी अपन प्राप्त कर चुके। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के अंदर बात करें तो मोहनोत नैणसी ख्यात और वीरभान की पुस्तक राजरूपक के अंदर भी हमारे को राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। मोहनोत नैणसी एक इतिहासकार थे और वीरभान ने अपनी पुस्तक लिखी थी, ग्रंथ लिखा था राजरूपक, उसके अंदर भी हमारे को राजस्थान शब्द की जानकारी मिलती है। और स्वतंत्रता के समय राजस्थान के अंदर 19 देसी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? कुशलगढ़ जो भीलवाड़ा में पड़ता है, लावा जो जयपुर में पड़ता है, निमराना जो अलवर में, और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके जो अपना अजमेर मेरवाड़ा था, या इसे चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र भी कहते हैं। तो देखो, तो राजस्थान में यहाँ देखो, यहाँ अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा बी श्रेणी भी थी, ठीक है, और सी श्रेणी भी थी। सी में तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था अजमेर मेरवाड़ा, और बी श्रेणियों के अंदर राजस्थान की रियासत है। तो ही इसीलिए राजस्थान के अंदर बी श्रेणी भी थी, सी श्रेणी भी थी, लेकिन सी श्रेणी कमिश्नरी क्षेत्र से संबंधित थी, बी श्रेणी रियासतों से संबंधित थी। अब आगे बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद की राजस्थान में क्या स्थिति थी। राजस्थान की स्थिति स्वतंत्रता के समय तो हमने पढ़ ली, अब आगे देखते हैं स्वतंत्रता के बाद राजस्थान की स्थिति किस तरीके से थी और क्या क्या स्थितियां बनी। देखो, विभाजन से पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन नहीं जानता, जिन्होंने भारत के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो व्यक्ति थे, महान शख्सियत थे। उन्होंने विभाजन से पहले यानी 1947 का जो विभाजन हुआ था उससे पहले उनकी अध्यक्षता में एक रियासती विभाग की स्थापना की गई। इसकी स्थापना की गई, रियासती विभाग की स्थापना की गई, जो गठित हुआ था जुलाई 1947 में, और भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में। तो आज़ादी से पहले या फिर विभाजन से पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग की स्थापना की गई, जो गठित हुआ था जुलाई 1947 में, और इसके सचिव थे वीपी मेनन। याद रखें, सचिव वीपी मेनन थे। अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। रियासती विभाग की स्थापना हुई थी जुलाई 1947 में और सचिव वीपी मेनन थे, और इस विभाग ने कार्य किया था एकीकरण करने का। तो अपन राजस्थान में एकीकरण प्रारंभ करते हैं। तो चलो चलते हैं 1947 के दौर में और करते हैं राजस्थान का एकीकरण। हालांकि ये टॉपिक तो एकीकरण अलग से हैं, लेकिन हम राजस्थान के भूगोल में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसकी कुछ विशेषताएं राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में रही है। तो यहाँ पे एकीकरण की प्रक्रिया के अंदर राजस्थान में कुल जो एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में संपन्न हुआ था। प्रथम चरण जो था, इसके अंदर मत्स्य संघ नाम रखा गया, जो 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ था। सबसे बड़ी दिक्कत है कि इनको याद कैसे करें। 10 बार लिखें, 10 बार बिना देख के लिखें, अपने आप याद, इससे अलावा कोई इलाज नहीं है। सेकंड चरण पूर्वी राजस्थान या फिर राजस्थान संघ नाम दिया गया, 25 मार्च 1948 को। तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान नाम, 18 अप्रैल 1948 को। फोर्थ चरण वृहद राजस्थान नाम दिया गया, 30 मार्च 1949। राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है इस दिवस, और यहाँ पे जयपुर राजधानी फिक्स हुई थी। फिर 5वां चरण आया था जिसमें संयुक्त वृहद राजस्थान दिया गया था नाम, 15 मई 1949 को। छठा चरण राजस्थान संघ नाम दिया गया था, 26 जनवरी 1950 को। फिर आया था 7वां चरण, राजस्थान का एकीकृत नाम दिया गया था, या फिर एकीकृत राजस्थान नाम दिया गया था, जो आया था 1 नवंबर 1956 को। अब इससे रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं वो तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन
जो तथ्य बनते हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो राजस्थान दिवस कब घोषित हुआ, कौन से चरण में घोषित हुआ, तो हुआ था चौथे चरण में 23 मार्च 1949 को, क्योंकि इस दिन वृहद राजस्थान बना था और इस दिन राजस्थान दिवस मनाया गया था और यहाँ पे राजधानी जयपुर फिक्स हुई थी। तो इम्पोर्टेंट ये है कि 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, किसके द्वारा, पर्यटन विभाग के द्वारा, RTDC के द्वारा मनाया जाता है। आगे बात करें, राजस्थान शब्द को विधिवत मान्यता कब प्राप्त हुई, तो 26 जनवरी 1950 को। कौन से शरण में प्राप्त हुई, तो 26 जनवरी 1950 कौन सा शरण है, छठा शरण है। तो दो प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं कि राजस्थान शब्द की विधिवत मान्यता कौन से शरण में प्राप्त हुई, तो छठा शरण। राजस्थान की राजधानी जयपुर कौन से शरण में फिक्स हुई, चौथे शरण में। डेट नहीं देके चरण पूछा जा सकता है, चरण नहीं पूछ के डेट पूछी जा सकती है। तो इस तरीके से इनको याद रखें, 10 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद में राजस्थान शब्द की विधिवत मान्यता 26 जनवरी 1950 को प्राप्त हुई थी, क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान लागू किया गया था। और किस समिति के आधार पर, तो पी सत्यनारायण राव समिति के आधार पर। यहाँ पे 2 समितियाँ आएगी, मैं आगे आपको बताऊँगा कौन कौन सी समिति अपने को कन्फ्यूजन पैदा करती है, वो मैं बताऊँगा। फिर आता है 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप बना। तो चरण की बात करें तो 7वां चरण था, 1 नवंबर 1956 को बना। और इस चरण के अंतर्गत छठे शरण में निर्मित राजस्थान में माउंट आबू, देलवाड़ा, मेरवाड़ा, अजमेर केंद्र शासित प्रदेश, ब्रिटिश कालीन सुनील ठप्पा क्षेत्र मंदसौर सम्मिलित किया गया और सिरोंज क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश को दिया गया। यहाँ इंपॉर्टेंट देखिए, ये जो चरण की प्रक्रिया थी, इसके अंतर्गत राजस्थान के एकीकरण में इस समय ये जो माउंट आबू वाला क्षेत्र था, छठे शरण में क्या हुआ था, माउंट आबू क्षेत्र, देलवाड़ा, मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश। इस समय देखो छठे शरण के अंतर्गत, ये छठे शरण में राजस्थान में माउंट आबू, देलवाड़ा, मेरवाड़ा और अजमेर केंद्र शासित प्रदेश को राजस्थान में सम्मिलित किया गया एकीकरण में। सुनील ठप्पा जो क्षेत्र था वो मंदसौर में शामिल किया गया था और चिरौंज क्षेत्र जो था वो मध्य प्रदेश को दिया गया था। और राजस्थान में ये जो अजमेर मेरवाड़ा वाला क्षेत्र था वो माउंट आबू वाला क्षेत्र वो गुजरात में सम्मिलित कर दिया जाए, लेकिन इसको राजस्थान में सम्मिलित करने का जो प्रमुख श्रेय जाता है वो गोकुल भाई भट्ट को जाता है। ठीक है, यहाँ ये इतना कंप्लीट होने के बाद में अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि क्या वर्तमान राजस्थान में बदलाव संभव है, तो वर्तमान राजस्थान के अंदर बदलाव संभव है। किस तरीके से, कि राजस्थान का जो आंतरिक स्वरूप है, राजस्थान के आंतरिक स्वरूप के अंदर बदलाव किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, 26 जनवरी 2008 को परमेश्वर चंद्र समिति के तहत प्रतापगढ़ बनाया गया था। तो वर्तमान में राजस्थान के आंतरिक स्वरूप में बदलाव संभव है, बाहरी स्वरूप की बात नहीं की जाए। अगर राजस्थान का जो 342 तो 39 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, इसके आंतरिक स्वरूप में बदलाव किया जा सकता है। जैसे वर्तमान में नए जिले बनाने की मांग हो रही है, तो ये आंतरिक स्वरूप में बदलाव है। तो यहाँ पे 2 समितियाँ आई, यानी ये पहली समिति थी पी सत्यनारायण राव समिति और दूसरी समिति आई है परमेश्वर चंद्र समिति। परमेश्वर चंद्र समिति है वो तो है प्रतापगढ़ से संबंधित, और पी सत्यनारायण राव समिति है वो है राजस्थान की विधिवत मान्यता जो प्राप्त हुई थी 26 जनवरी 1950 के अंदर, और उसके अंतर्गत है वो तो है पी सत्यनारायण राव समिति। और प्रतापगढ़ वाला जो बनने वाला जो जिला है उसके अंतर्गत जो समिति है वो पी सत्यनारायण राव समिति है। ठीक है, अब आगे देखो, अगर बात करें एकीकरण के बाद की, अपन स्वतंत्रता के समय की बात कर चुके, स्वतंत्रता के बाद के समय की बात कर चुके। अब करें एकीकरण के बाद के बात। एकीकरण के बाद की अगर बात करें तो एकीकरण के बाद राजस्थान में 5 संभाग और 26 जिले थे। 5 संभाग कौन कौन से थे, पहला देखो जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, बीकानेर संभाग और कोटा संभाग। ये 5 तो बने हुए थे, 2 बाद में बने। कौन सा बना, अजमेर और भरतपुर। अजमेर कब बना, अजमेर बना 26 जनवरी 1987 को, और भरतपुर कब बना, 4 जून 2005 को। इस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री थी श्रीमती वसुंधरा राजे। तो और संभाग में अपने को और क्या चीज़ याद रखनी है, संभाग में याद ये रखना है कि अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, और 26 जनवरी
87 को हरिदेव जोशी के द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दिया गया। तो हरिदेव जोशी जी ने जैसे ही संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की तो राजस्थान का छठा संभाग अजमेर 26 जनवरी 1987 को बना दिया गया था। लेकिन इसको समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? 1962 में जाता है। किसको? मोहनलाल सुखाड़िया को। मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 में समाप्त कर दी। हरिदेव जोशी ने 26 जनवरी 1987 को पुनः प्रारंभ की। पुनः प्रारंभ करते ही अजमेर को राजस्थान का छठा संभाग बना दिया गया, जो 26 जनवरी 1987 को बना। और भरतपुर संभाग 4 जून 2005 को बना, वसुंधरा राज्य के द्वारा बनाया गया था। अब चलते हैं इधर राजस्थान के जिले। तो अजमेर है वो 10 नवंबर 1956 को बना। फिर धौलपुर 15 अप्रैल 1982, फिर 10 अप्रैल 1991, फिर दौसा 10 अप्रैल 1991, फिर राजसमंद 10 अप्रैल 1991। ये तीनों एक साथ में बने थे 10 अप्रैल 1991 को, 12, दौसा और राजसमंद। फिर बात करें अगर हनुमानगढ़ की, तो हनुमानगढ़ बना था 12 जुलाई 1994, फिर करौली 19 जुलाई 1997 और प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को। इनको भी 10 बार लिखेंगे तो आपको डेट याद रह जाएगी, लेकिन मैं आपको इनको ट्रिक दे देता हूँ। देखो ट्रिक इस प्रकार है, ADBDRHKP। ए डप्पा BD RH के पास, RH के पास। ए का मतलब अजमेर, ठीक है, ए का मतलब अजमेर, डी का मतलब धौलपुर, बी का मतलब 12, डी का मतलब दौसा, आर का मतलब राजसमंद, एच का मतलब हनुमानगढ़, के का मतलब करौली, पी का मतलब प्रतापगढ़। तो इस तरीके से उनको याद रख सकते हैं, ABDRS के 5। इस तरीके से इनको याद किया जा सकता है। नेक्स्ट राजस्थान की स्थितियां विस्तार पार्ट 2 के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो में दिखाए गए कंटेंट को याद PDF में डाउनलोड करने के लिए चेक करें कमेंट सेक्शन अर्थात डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर PDF लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।